नमस्कार, मैं भगवती प्रसाद सोने माँ प्रज्ञा कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास पढ़ेंगे। फोर्थ ईयर की क्लास पढ़ेंगे जिसमें आपका प्रथम प्रश्न पत्र है और इसमें प्रमुख रूप से जो आज आपका टॉपिक है गोल मेज सम्मेलन। गोल मेज सम्मेलन क्लियर। पहले तो गोल मेज सम्मेलन नाम को स्पष्ट कर देते हैं। गोल मेज सम्मेलन एक्चुअल में क्या था? एक गोल मेज थी। क्लियर। इस मेज के चारों तरफ भारतीय नेता और ब्रिटिश नेता अधिकारी बैठकर इन्होंने एक सम्मेलन किया, उसे गोल मेज सम्मेलन कहते हैं। क्लियर बच्चों? गोल मेज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। कितनी बार बच्चे ये नाम लेके कंफ्यूज होते हैं कि गोल मेज क्या है, तो मैं आपको यही स्पष्ट कर देता हूँ। गोल मेज एक गोल मेज है, कुर्सी है, गोल कुर्सी है। उसके चारों तरफ बैठकर ब्रिटिश अधिकारियों ने, नेताओं ने, भारतीय नेताओं ने मिलकर एक सम्मेलन किया, वह गोल मेज सम्मेलन कहलाता है। क्लियर। एक और बात बता देता हूँ, गोल मेज सम्मेलन 3 हुए थे, यानी गोल मेज सम्मेलन टोटल कितने हुए थे? 3। क्लियर। 3 1930, 1931 और 1932 3 सम्मेलन हुए थे। 3 गोल मेज सम्मेलन हुए। गोल टेबल पर बैठकर ब्रिटिश अधिकारियों ने, भारतीय जो नेता थे उन्होंने बैठकर भारत के संविधान संबंधी कुछ मांगे रखी गई। ये सारी बातें जो की गई थी ये गोल मेज सम्मेलन मेज पे की गई थी, इसीलिए इन सम्मेलनों को गोल मेज सम्मेलन कहा जाता है। क्लियर। ये रह गए आपके सामने गोल मेज सम्मेलन, ताकि बच्चे यही से स्पष्ट रूप से समझ लें कि गोल मेज क्या है। कितनी बार बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ कि गोल मेज सम्मेलन, गोल मेज के ऊपर बैठकर ब्रिटिश नेताओं ने और भारतीय नेताओं ने कुछ बातें की, मीटिंग की, कौन कौन नेता थे, क्या क्या बातें की, ये गोल मेज सम्मेलन की थी। पर गोल मेज सम्मेलन गोल मेज की तरफ बैठकर की गई वार्तालाप गोल मेज सम्मेलन कहलाती है। और यह 3 सम्मेलन हुए थे। क्लियर। अब सुनिए, 1919 के अधिनियम के अनुसार 10 वर्ष बाद भारत में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था थी। यानी भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार हो गई, पहले ईस्ट इंडिया की सरकार थी, किंतु महारानी के घोषणा पत्र में ब्रिटिश सरकार अब महारानी विक्टोरिया हो गई भारत में। तो उनमें यह व्यवस्था थी कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद क्या है कि जो सरकार ने कार्य किए हैं, कौन कौन सी नियम के अनुसार किए हैं, अगर कोई नियम पुराना हो गया है, बेकार हो गया, तो उसको हटाकर नए नियमों की स्थापना की जाए। तो ऐसी बात थी। अतः 1919 का जो अधिनियम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो वह 10 वर्ष उसके पूरे हो चुके थे। अतः 1929 में सरकार ने उनमें परिवर्तन करने के लिए एक आयोग की स्थापना की, जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है। वह भारत आया और उसने भारत में आया और उन्होंने देखा कि 1919 के अधिनियम को कितना प्रभावकारी रहा है, क्या इसमें कमियां रही, क्या इसकी खूबियां रही, इन पर एनालिसिस करना था। इसका जगह जगह पर विरोध हुआ। वहीं इस विरोध के फलस्वरूप लाला लाजपत राय की लाठी लगने से मृत्यु हो गई।
और उन्होंने कहा था कि मेरे पर चली गई लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में अंतिम कील होगी। क्लियर? ऐसी आदि बातें थी। साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट दी और उसमें कहा गया था भारत सचिव को परामर्श देने के लिए भारत परिषद रखी जाए, किंतु उसकी शक्ति कम कर दी जाए। क्लियर? एक परिषद हो किंतु उसकी शक्ति कम हो। भारत में संघीय व्यवस्था लागू की जाए जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हों। यानी भारत में एक संघ की व्यवस्था हो और जिसमें भारत के देशी प्रांत और देशी रियासतों के लोग भी उसमें शामिल हों। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाए और उन्हें स्वायत्तता दी जाए। प्रांतों को में जो द्वैध शासन है वह समाप्त कर दिया जाए और केंद्र में लागू कर दिया गया। सारी प्रांतीय शासन मंत्रियों को सौंपा जाए जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। प्रांतों में गवर्नर को विशेष शक्ति दी जाए ताकि वे विशेष परिस्थितियों में मंत्रियों की सलाह की उपेक्षा कर सके। कम से कम 10 या 15% आबादी को वोट देने का अधिकार दिया जाए। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को कायम रखा जाए। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया जाए जिसमें सरकारी अधिकारी बिल्कुल न रहे और नामजद और सरकारी अधिकारियों की संख्या विधानमंडल के समस्त सदस्यों के 10वें भाग से अधिक न हो, यानी ज़्यादा भी नहीं हो। बर्मा को भारत से तथा सिंध को मुंबई से अलग कर दिया जाए। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को प्रांतीय स्वायत्तता न दी जाए, यानी उत्तर पश्चिमी जो सीमांत प्रांत है उनको स्वायत्तता नहीं दी जाए और बर्मा को भारत से, सिंध को मुंबई से अलग कर दिया जाए। उच्च न्यायालयों को भारत सरकार के अधीन कर दिया जाए, यानी उच्च न्यायालय थे उनको सबको भारत सरकार के अधीन कर दिया जाए। हर 10 वर्ष बाद संवैधानिक प्रगति की जांच समाप्त कर दी जाए और नया संविधान ऐसा लचीला तैयार की जाए जो स्वयं विकसित हो सके। यानी जो 10 वर्ष बाद हम जो उनका निरीक्षण करते हैं वह व्यवस्था समाप्त हो जानी चाहिए और उनकी जगह एक संविधान बनाना चाहिए जो लचीला हो और समय समय पर विकसित हो सके। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज्य का उल्लेख नहीं किया गया था, यानी डोमिनियन स्टेट की बात नहीं की गई थी। अतः केंद्र सरकार की स्थापना के लिए कुछ नहीं कहा गया था। प्रतिरक्षा भारतीयों के हाथों में नहीं सौंपी गई। प्रांतों को भी स्वायत्तता देकर गवर्नर को विशेष शक्तियों द्वारा सीमित कर दिया, यानी प्रांतों को जो स्वायत्तता दी थी वो वायसराय ने एक विशेष अधिकार प्राप्त कर लिया और प्रांतों में भी वह हस्तक्षेप करने लग गया था। इसलिए भारतीयों ने इसकी निंदा की। स्वामी आयंगर ने इसे रद्दी की टोकरी में रखने लायक बताया, यानी ये ऐसा साइमन कमीशन है जिसे रद्दी की टोकरी में रखो, ये कोई काम का नहीं। वहीं कोपलैंड के विचार में इस राजनीति शास्त्र की पुस्तकालय को एक उच्च कोटि की रचना प्रदान करने वाला बताया, यानी कोपलैंड ने कहा ये राजनीतिक विचार की उच्च बातें हैं। क्लियर? रचना प्रदान करने वाला बताया, किंतु 1935 के अधिनियम में अनेक बातें अपना ली गई। क्लियर? यानी जो सरकार ने 1919 के जो अधिनियम थे उनकी रिपोर्ट करने के लिए 1929 में एक आयोग बनाया और अगला जो विधेयक पारित हुआ 1935 का उसमें इसकी बातें मांग ली गई। इसके विरोध में नेहरू जी ने इसका विरोध किया। जब साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे थे उस समय भारत सचिव ने भारतीयों को चुनौती दी कि यदि विभिन्न संप्रदायों की सहमति से एक संविधान तैयार कर सके तो इंग्लैंड सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करने को तैयार रहेगी। यानी भारतीयों को एक चैलेंज दिया गया कि आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि आपके जो विभिन्न संप्रदाय हैं वो मिलकर एक ऐसा संविधान बनाएं जिस पर हम सहानुभूतिपूर्ण उस पर विचार कर सकें। तो नेहरू जी ने स्टार्ट किया। कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया। 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में कुछ मौलिक बातें तय करने के बाद 10 मई 1928 को मुंबई में इसकी दोबारा बैठक हुई, जहां भारत के संविधान का मसविदा तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई। यानी मोतीलाल नेहरू जी ने एक समिति उनके अधीनता में बनाई गई और यह संविधान बनाने की कार्य उनको सौंपा गया। इस समिति ने रिपोर्ट तैयार की जो नेहरू रिपोर्ट कहलाती है। इसमें भी उन्होंने कुछ बातें रखी और कहा
भारत में संघीय व्यवस्था लागू की जाए, संघीय आधार पर शक्तियां का बंटवारा किया जाए, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रखी जाए, सांप्रदायिक चुनाव पद्धति तथा प्रतिनिधित्व को अस्वीकृत कर दिया, यानी अब कोई भी वर्ग विशेष को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अल्पमतों को सांस्कृतिक स्वायत्तता रक्षा गारंटियों द्वारा सुरक्षा प्रदान करने की सिफारिश की गई, यानी उनको फिर भी ये कहा कि आपको जो आपके अधिकार हैं उनकी रक्षा की जाएगी। सिंध को मुंबई से अलग किया जाए तथा उत्तरी सीमा प्रांत एक दूसरे प्रांतों को समान दर्जा दिया जाए, यानी उन पर जो आपकी जो टाइट पोजीशन है उनको थोड़ा ढीला किया जाए, उनको सभी के बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए। ऐसी आदि बातें इनमें थी, किंतु इनके विरोध में यानी सारे संप्रदाय को मिलाकर संविधान बनाने की बात ब्रिटिश सरकार ने की। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट भी बनाई, किंतु इसी जो संप्रदाय विशेष में मोहम्मद अली जिन्ना है उन्होंने अपनी मांगे अलग से प्रस्तुत कर दी, यानी ब्रिटिश सरकार जो चाहती थी वो हो गया फूट डालो, जहाँ सभी जो संप्रदाय को मिलाने की बात कर कर एक संविधान की बात की गई थी, वहाँ जिन्ना जी ने अलग अपना प्रस्ताव पारित करवाना चाहा। अतः ब्रिटिश सरकार समझ गई कि इनमें फूट है, अतः पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव लाया गया। नेहरू रिपोर्ट काफ़ी अच्छी थी, किंतु अंग्रेजी सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। 1929 में इंग्लैंड में चुनाव में अनुदार दल पराजय के बाद रैमजे मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में मजदूर दल की सरकार बनी। चुनाव के बाद राष्ट्रमंडल देशों के श्रमिक दलों के सम्मेलन में मैकडोनाल्ड ने भारत को अधिराज्य स्थिति देने की घोषणा की, यानी मजदूर दल की सरकार बनी और भारत को डोमिनियन स्टेट देने की बात कही। क्लियर, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वतंत्रता देने की बात कही। 1929 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन को विचार विमर्श के लिए इंग्लैंड बुलाया गया। जो भारत के जो गवर्नर वायसराय थे उनको विचार विमर्श करने के लिए इंग्लैंड बुलाया गया। इंग्लैंड से लौटकर इरविन ने 31 अक्टूबर 1929 को घोषणा की कि 1929 की घोषणा यह अभिप्राय स्पष्ट होता है कि भारत को अधिराज्य स्थिति का दर्जा मिले। इरविन ने यह भी कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार एक गोलमेज सम्मेलन बुलाएगी। क्लियर, यानी साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर वाद विवाद करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा। क्लियर, उसमें भारतीयों को इनवाइट किया जाएगा। यद्यपि इरविन की घोषणा में यह नहीं कहा गया कि भारत को स्वराज्य कब प्राप्त होगा, लेकिन इंग्लैंड के अनुदार दल ने अधिराज्य स्थिति की चर्चा तक का विरोध किया था। ऐसे भ्रांतिमय वातावरण के कारण स्थिति स्पष्ट करने के लिए 1929 में लॉर्ड इरविन से गांधी जी ने भेंट की, यानी गांधी और इरविन ने भेंट की, किंतु इसका परिणाम नहीं निकला। इससे कांग्रेसी नेताओं को बड़ी निराशा हुई। इसी बीच इंग्लैंड की सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को भी अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव पारित कर दिया गया। यानी 1929 का जो अधिनियम जो लाहौर अधिवेशन हुआ उसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू आदि थे और जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित कर दिया। उपयुक्त समय पर वह सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दे। यह भी निश्चय किया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस बनाया जाएगा। और भारत का जो स्वाधीनता दिवस है, संविधान लागू 26 जनवरी को ही हुआ था। 1949 को भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है, आज भी मनाया जाता है। इसीलिए 26 जनवरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाने की बात इसी दिन की गई थी। एक प्रतिज्ञा बनाई गई जो इस दिन प्रत्येक कांग्रेसी द्वारा ग्रहण की जाती थी। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर किनारे सभी कांग्रेसियों के
सदस्यों ने पूर्ण स्वाधीनता की प्रतिज्ञा ग्रहण की। इसीलिए 26 जनवरी को दिन भारतीय इतिहास का में विशेष दिन है। तो इस प्रकार आपको मैंने यहाँ ये समझाने की कोशिश की है कि जो साइमन कमीशन है उसने जो रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट के बाद कहा गया कि भारतीय अगर सभी पंथ संप्रदायों को लेकर एक संविधान बनाए तो हम इस पर विचार करेंगे, किंतु मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट बनाई और उसको अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि जिन्ना ने भी अपनी 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत कर दी। अतः यह पूर्णतः समाप्त हो गए। वहीं गांधी जी ने इरविन से मिलकर कोई वार्तालाप करनी चाहिए, पर वह बेनतीजा रही। अतः दोनों की बात क्रॉस हो गई। फिर ये बात की गई कि 1929 की जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट है उस पर विचार विमर्श करने के लिए इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अब गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, क्या था ये हम देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही थी कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, कैसे हुआ, इसके नेता कौन कौन से थे, देखिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, क्लियर। स्थान सेंट जेम्स पैलेस, सेंट जेम्स पैलेस, लंदन, क्लियर। उद्घाटन जॉर्ज पंचम, क्लियर। अध्यक्ष ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेंजे मैकडोनाल्ड, प्रतिनिधि संख्या कितने लोगों ने भाग लिया, 89, क्लियर। हिंदुओं और भारत से इसमें कौन कौन गए वो देखेंगे। हिंदू महासभा, हिंदू महासभा से जयकर एवं बीएस मुंजे, बीएस मुंजे, मुंजे और जयकर, ये अलग अलग जो सभाएं थी उनसे, उदारवादियों से, उदारवादी कौन कौन थे, चिंतामणि जी, और टीवी स्प्रू, टीवी स्प्रू या सप्रू, सप्रू। नेक्स्ट मुस्लिम से आगा खान, सर सैयद अहमद आगा खान, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, और फजूल हक। सिखों से सिख भी थे एक, सरदार संपूर्ण सिंह, सरदार संपूर्ण सिंह। एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, के.टी. पाल, दलित वर्ग से बी
भीमराव अंबेडकर और देसी नरेश थे 16। यह इस प्रकार से प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? स्थान सेंट जेम्स पैलेस लंदन। उद्घाटन किया जॉर्ज पंचम ने। अध्यक्षता की थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने। कुल 89 प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए थे। भारत में अलग अलग जो वर्ग थे, समितियां थी, संगठन थे, उनके अलग अलग नेता गए थे, जिनमें हिंदू महासभा से BS मुंजित और जयकर, उदारवादी थे चिंतामणि, TB स्प्रू, मुस्लिम से आगा खां, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक, सिखों के नेता थे सरदार संपूर्ण सिंह। एंग्लो इंडियन उन्हें कहते हैं जो अंग्रेज भारत में बस गए और यहीं रह गए, तो उनका एक संगठन था। उनके जो गए थे एंग्लो इंडियन के KT पाल, दलित वर्ग के BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर और देसी नरेशों के 16 राजा इसमें सम्मिलित हुए थे। 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे, अतः कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, ब्रिटिश सरकार ने नरेशों व असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में गोलमेज सम्मेलन बुलाया जो 12 नवंबर 1930 को था। 12 नवंबर 1930 को स्टार्ट हुआ था और 19 जनवरी 1931 तक चला था। और 19 जनवरी 1931 तक चला था। बुलाया। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। क्लियर? प्रतिनिधियों कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। बेल्फोर्ड के अनुसार सेंट जेम्स पैलेस में भारतीय नरेश, दलित वर्ग, हिंदू, सिख, ईसाई, जमींदार, श्रमिक संघों और वाणिज्य संघों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, किंतु भारत माता यहाँ उपस्थित नहीं थी। यानी अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ पर आए थे, किंतु भारत माता यानी भारत का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वो यहाँ पर कोई नहीं था। 12 नवंबर 1930 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने इसका सभापतित्व किया। सम्मेलन में भारतीय नरेशों ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए ब्रिटिश भारत में सम्मिलित होने का प्रस्ताव पर सबको चकित कर दिया। यानी क्या था? इस सम्मेलन में भारतीय नरेशों ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए ब्रिटिश भारत में सम्मिलित होने का प्रस्ताव पारित कर सबको चकित कर दिया। यानी सभी ब्रिटिश जो रियासतें थी वो इसमें शामिल हो गई ब्रिटिश भारत में। मुस्लिम प्रतिनिधियों ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग रखी। यानी मुस्लिम ये चाहते थे, भारत में जो मुस्लिम थे उन्होंने ये सोचा कि हम भारत की सत्ता हमारे पास थी, अतः हम अल्पसंख्यक हैं, कम लोग हैं, हिंदू ज़्यादा हैं, तो हमें अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए। चाहे हमारा वहाँ पर वोट प्रतिशत कम है, किंतु हमें आरक्षण के आधार पर अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए। अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी। इसी तरह अंबेडकर ने भी दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। इसी प्रकार BR अम्बेडकर जी ने भी अलग दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। यानी ब्रिटिश सरकार में जो प्रतिनिधि होंगे वो दलित वर्ग के भी होंगे, ऐसा इनका भी अलग निर्वाचक मंडल होना चाहिए। किंतु उपस्थित प्रतिनिधियों में एकता का भारी अभाव था। इस सम्मेलन के निष्कर्ष बाद में प्रकाशित हुए, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार अखिल भारतीय संघ का निर्माण
प्रदेशों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार शासन तथा केंद्र में द्वैत शासन पर सहमत हुई। क्लियर। जनवरी 1931 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने कहा कि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन की कार्यवाही को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, अतः हम इनकी कार्यवाही पर किसी प्रकार की सहमति प्रकट नहीं करेंगे और इन्हें मान्यता भी नहीं देंगे, क्योंकि इसमें भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी ये एक वर्ग विशेष का ही बोलबाला था, इसमें भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व इसमें नहीं है। इरविन ने 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। देश में सौहार्द का वातावरण उपस्थित करना चाहा। तेज बहादुर स्प्रू जेकर के प्रयत्नों से गांधी जी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों ने गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जो बात थी वो कांग्रेस ने नहीं मानी और इसके विरुद्ध में लॉर्ड इरविन ने सामाजिक सौहार्द बनाना चाहा, गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया और गांधी इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। क्लियर। यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात थी, किंतु गांधी इरविन पैक्ट भी ज़्यादा प्रभावकारी नहीं रहा, अतः दूसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक यह चला। स्थान सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। क्लियर। अब इस सम्मेलन में क्या हुआ, जैसा आप हम पढ़ेंगे, देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के सर्वदलीय मंत्रिमंडल में अनुदारवादियों को बहुमत था। अनुदारवादियों ने सैमुअल हॉक को भारत मंत्री एवं लॉर्ड वेलिंगटन को भारत का वायसराय बनाया। यानी उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेलिंगटन। 7 सितंबर 1931 को यह सम्मेलन शुरू हुआ। गांधी जी एस राजपुताना नामक जहाज से 12 सितंबर को इंग्लैंड पहुंचे। यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया और गांधी जी भी इसमें थे। गांधी जी ने भाग लिया। याद रखना बच्चों, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। भाग लिया, इंग्लैंड पहुंचे। वे कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। गांधी जी डॉक्टर अंसारी जैसे राष्ट्रवादी मुसलमानों को भी कांग्रेस की तरफ से शामिल करना चाहते थे, परंतु वायसराय इसके लिए सहमत नहीं हुए। यानी लॉर्ड वेलिंगटन इसके लिए सहमत नहीं हुए कि डॉक्टर अंसारी साथ में रहे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। टोटल कितने प्रतिनिधि थे? 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस कार्य समिति की ओर से सदस्य सरोजनी नायडू भी इसमें भाग लेने गई। इनके साथ एनी बेसेंट भी थी। इन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। यानी सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट दोनों ने इसमें भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में और भारतीय महिला वर्ग का यह प्रतिनिधित्व कर रही थी। इस सम्मेलन में राजनीतिज्ञों की कुटिल चाल के कारण सांप्रदायिक समस्या उभर कर सामने आई। यानी इस सम्मेलन में कुटिल जो लोग थे उन्होंने सांप्रदायिक समस्या को बढ़ा दिया। अधिवेशन की मुख्य समस्या संघीय ढांचे एवं अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित थी। इन दोनों समितियों में गांधी जी को रखा गया। हिंदू बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों ने उदारवादी उत्तरदायी सरकार की मांग की, किंतु जिन्ना तथा आगा खान ने इसका विरोध किया। यानी उत्तरदायी सरकार की बात कही कि उत्तरदायी सरकार बने, किंतु जिन्ना और आगा खान ने इसे अस्वीकार कर दिया और इसका विरोध किया।
मुसलमानों के अतिरिक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुसूचित जातियों के पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। यानी एक तरफ तो हिंदू मुस्लिम की बात हो रही थी, दूसरी तरफ अंबेडकर जी ने दलित वर्ग की भी बात इसमें कर दी और उनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात उन्होंने कही। गांधी जी ने अनुसूचित जातियों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग बताकर इसका विरोध किया। यानी गांधी जी ने अंबेडकर जी की इस बात का विरोध किया। क्या कहा कि जो दलित जातियां हैं यह हिंदू समाज का अभिन्न अंग है और उसका विरोध किया। अलग निर्वाचन मंडलों की मांग अब न का अभिन्न अंग बताकर इसका विरोध किया। न केवल मुसलमान बल्कि जो अलग निर्वाचक मंडल था की मांग अब न केवल मुसलमान बल्कि दलित जातियां, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन भी करने लगे थे। जो भारत में रह रहे थे, अलग अलग तबके के, अलग अलग वर्ग के लोग थे, सभी पृथक निर्वाचक मंडल की बात कर रहे थे। 13 नवंबर को यह सब समूह संयुक्त कार्यवाही के लिए अल्पसंख्यक समझौते के रूप में एकजुट हो गया। यानी जो अलग अलग मांगे कर रहे थे वो एक साथ हो गए। गांधी जी इससे बड़े दुखी हुए। सम्मेलन में भारतीय संघ की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया। भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई। अनेक प्रतिनिधियों ने केंद्र में द्वैध शासन अपनाने की बात की। गांधी जी को जोरदार वकालत के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य देने की बात स्वीकार नहीं की। 1 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त हो गया। 28 दिसंबर 1931 को भारत पहुंचने पर गांधी जी का बड़ा स्वागत हुआ, किंतु उन्होंने कहा मैं खाली हाथ लौटा हूँ। क्योंकि वहाँ गए तो वहाँ के जो भारत के जो अलग अलग प्रतिनिधि थे, अलग अलग वर्ग के प्रतिनिधि थे, सबने अपनी अपनी बात कही और गांधी जी इस बात को लेकर बड़े दुखी थे। अतः उन्होंने भारत लौटकर कहा मैं खाली हाथ लौटा हूँ, परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया। यानी मैंने किसी भी मांग को स्वीकार नहीं की और अपने देश को बट्टा नहीं लगने दिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय फ्रैंक मोरेस ने गांधी जी के बारे में कहा था। फ्रैंक मोरेस ने गांधी जी के बारे में कहा था, अर्धनंगे फकीर की ब्रिटिश प्रधानमंत्री वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में अनोखा एवं दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। क्लियर। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार गांधी जी पहुंचे तो वहां पर उनको ये महसूस हुआ कि हम भारत के जो लोग यहाँ पर प्रतिनिधित्व जो 1919 का जो एक्ट था उस पर जो समिति बनी थी साइमन कमीशन 1929 पर, उनकी जो बातें थी उन पर चर्चा करने के लिए आए हैं। किंतु वहां जाकर उन्होंने देखा कि सभी अपने अपने वर्ग के अलग निर्वाचक मंडल की बात कर रहे थे, अपने अपने प्रतिनिधित्व की बात कर रहे थे। इससे गांधी जी बड़े दुखी हुए और वह बिना किसी निर्णय के वापस भारत लौट आए और सेकेंड गोलमेज सम्मेलन से वापस आ गए। और उन्होंने कहा मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु भारत के साथ पर मैंने बट्टा नहीं लगने दिया क्योंकि मैंने किसी भी बात को स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुआ और गांधी जी वापस पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन में लग गए। इस प्रकार ठीक 2 हो गए। गांधी जी ने सेकेंड वाले में भाग लिया था, सरोजिनी नायडू और एक और महिला एनी बेसेंट ने भारतीय महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था और ये भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आई थी। लास्ट तृतीय गोलमेज सम्मेलन, थर्ड गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक यह चला था, यानी तीसरा गोलमेज सम्मेलन। भारतीय राजनीतिक परिदृश्य की गतिविधियों से अब अबाधित ब्रिटिश साम्राज्य ने अपना संवैधानिक सुधारों का कार्य जारी रखा। 17 नवंबर 1932 ईस्वी को तृतीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया। भारत सचिव सर सैमुअल हॉर गोलमेज सम्मेलन के विरोधी थे। केवल 46
46 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, क्योंकि सैमुअल और इसके विरोधी थे। जॉर्ज लैंसबरी के नेतृत्व में इंग्लैंड की लेबर पार्टी भी सम्मेलन में सम्मिलित हुई। इस सम्मेलन में ऐसे लोगों को आमंत्रित किया गया जिनसे सरकार के विरोध की भावना थी, यानी ऐसे ऐसे विरोधियों को बुलाया गया और सरकार के विरोध की बात की गई थी जिनसे। अधिकांश प्रतिनिधि उदारवादी एवं सांप्रदायिक थे। 24 दिसंबर 1932 को सम्मेलन की समाप्ति के बाद एक श्वेत पत्र जारी किया गया। श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद में एक संयुक्त समिति गठित की गई। दिसंबर 1934 को इसने अपनी रिपोर्ट दी। संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर सैमुअल होरे द्वारा 19 दिसंबर 1934 को भारत शासन विधेयक संसद में पारित किया गया। 3 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट ने इसे अपनी सहमति दे दी और यह विधेयक भारत शासन अधिनियम 1935 था, यानी तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद 1935 का अधिनियम बन गया और जो भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में विख्यात हुआ। इस प्रकार आपके सामने प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन रख दिया। आप इनमें आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी एनालिसिस के लिए मैं एक बार आपके सामने वापस इनको रिपीट कर रहा हूँ। गोलमेज सम्मेलन 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो विधेयक था उस पर उसके 10 साल पूरे हो चुके थे। उस पर जो उसकी कमियां थी, उसकी खूबियां थी, उस पर विचार करने के लिए 1932 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसे श्वेत आंदोलन भी कहते थे क्योंकि इसके सारे प्रतिनिधि अंग्रेज थे। फिर इस विधेयक ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। साइमन कमीशन ने क्या किया, अपना जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट पर भारतीय प्रतिनिधि और इंग्लैंड के प्रतिनिधियों ने मिलकर विचार विमर्श किया। इसके लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और इसके जो भाग लेने वाले थे वो अलग अलग वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। फिर दोबारा दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें गांधी जी ने भाग लिया, किंतु अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। अच्छा, गांधी जी व्यतीत हुए और लौट आए और उन्होंने कहा मैंने भारत के साथ पर बट्टा लगने नहीं दिया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में आयोजन किया गया। इसमें उदारवादियों और सांप्रदायिक लोगों को बुलाया गया और उन्होंने ब्रिटिश सरकार लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व में जो इंग्लैंड के जो राजा हैं उन्होंने इसको स्वीकृति दे दी और ये आगे चलकर भारत शासन अधिनियम 1935 बना। क्लियर? इस प्रकार गोलमेज सम्मेलन के बारे में सारी बातें मैंने एक बार और स्पष्ट रूप से आपके सामने रख दी। अतः गोलमेज सम्मेलन एक गोल टेबल पर बैठकर किया गया एक सम्मेलन था जिसमें ब्रिटिश और भारतीय प्रतिनिधि शामिल हुए थे और इन सब प्रतिनिधियों ने मिलकर ही जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी उस पर अपने विचारों को आदान प्रदान किया था। अतः गोलमेज सम्मेलन आपके सामने स्पष्ट रूप से मैंने रख दिए हैं। आपको कैसा लगा जरूर बताइए। धन्यवाद।